तो लास्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सीख रहे थे बच्चों। और कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि कर्ल ऑफ F0 होना चाहिए, जो कि अब कर्ल अपने आप में मतलब एक नई चीज़ आपको देखने को मिली। और मैंने कहा था आपसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग सीख लेते हैं, उसके बाद बच्चों मैं आपको मीनिंग सिखाऊंगा कि आखिरकार फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे चेक करते हैं। तो मैं लास्ट क्लास में आपको सिखा रहा था कि आखिरकार किस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो जी आप शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के दीजिए। तो क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। ठीक है, आप मुझे बताइए डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताइए डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताइए डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू क्या होगी। फटाफट बताइए, चलिए शुरू हो जाइए बच्चों। करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, थोड़ा मैंने ज़्यादा टफ कर दिया है। और रुक जाइए, वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर से आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए रुक जाइए अभी ना। मैं क्या है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि कोई फंक्शन ले लीजिए, एक ही ले लेते हैं। ठीक है, अरे यार क्यों रब कर दिया था मैंने, मैं उसी का हाँ, सबसे पहले आप ये निकाल दीजिए, फिर मैं आपसे बाकी की चीज़ें पूछूंगा। सबसे पहले ये निकाल दीजिए, ठीक रहने दीजिए भाई, लेकिन ये पहले निकाल दीजिए। डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब पता है क्या है बच्चों। डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब सिर्फ कौन वेरिएबल है, एक्स, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। तो देखना जरा, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स निकालता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स सुनना जरा, केवल एक्स के टर्म में, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 2x जेड आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस 2z² एक्स वाई स्क्वायर के कैप। ये है डेल एफ बाई डेल एक्स। चलिए डेल एफ बाई डेल वाई शुरू करें। डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई में आई कैप नहीं आएगा, बताओ क्यों, बताओ बताओ। डेल एफ बाई डेल वाई में आई कैप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर और जेड ये दोनों वाई तो है नहीं, तो दोनों ही कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ज़ीरो होता है ना। तो आई कैप के साथ ज़ीरो आ गया। ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई का कोई टर्म ही नहीं है ना। प्लस 3y² एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का केवल करेंगे, और वो होगा 2y के कैप हो गया। इसी तरीके से डेल एफ बाई डेल जेड करें बच्चों। चलिए डेल एफ बाई डेल जेड करते हैं। डेल एफ बाई डेल जेड क्या आएगा, यहाँ पर बताइए क्या आएगा। इस जगह जेड का एक टर्म है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर रहेगा और आई कैप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं डेल एफ बाई डेल जेड की बात कर रहा था बच्चों। तो जेड का एक टर्म है, यहाँ पर जेड का कोई टर्म है क्या, यहाँ पर जेड का कोई टर्म है नहीं है, और जेड का कोई टर्म नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, क्या आप लोग भेजते हो ये, ओके ओके। हम्म
आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी। अब आते तीसरे वाले टर्म पर। ये तीसरा वाला टर्म देखो जरा ध्यान से बच्चों, जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। ठीक, ये आ गया। हार्दिक शर्मा का सही है, शौर्य भार्गव का भी सही है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों का सही है, मुबारक हो भाई सभी बच्चों को। आर्यन का भी सही है, राशि का भी सही है। अरे वाह, बच्चे तो होशियार हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उस डिटर्मिनेंट्स का मतलब, कि अगर मैंने कहा इफ़ फोर्स, इफ़ एफ इज़ कंजर्वेटिव, क्या बताया था लास्ट क्लास में, यही बताया था ना। तो आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स। सर कल के स्कूल के फाइनल्स हैं, आशीर्वाद दीजिए ढेर सारा, विजयी भव। डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये जीरो आना चाहिए, ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग यूँ कर सकते हैं, आई कैप डेल एफ जेड बाई डेल वाई माइनस डेल एफ वाई बाई डेल जेड, यूँ लिखा जाता है, माइनस जे कैप डेल एफ जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल एफ वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। ठीक है, ये ज़ीरो होता है, इसका ये मीनिंग होता है, घबराना नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये फिर आप बता क्यों रहे हो, हमें क्यों आप टेंशन दे रहे हो? वो इसलिए जब आप आगे पढ़ोगे बच्चों तो कभी ना तो कभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे ना, और फिर जब इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए अभी बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से सुनना। अगर ये ज़ीरो है ना, वेक्टर कोई ज़ीरो होता है तो उसके सारे टर्म ज़ीरो होते हैं, सारे टर्म ज़ीरो होते हैं। मतलब डेल एफ जेड बाई डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल एफ वाई बाई डेल जेड। ठीक है, फिर उसके बाद बोलिए डेल एफ जेड, इसको जीरो करिए, डेल एफ जेड बाई डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। फिर इसके बाद बोलिए डेल एफ वाई बाई डेल एक्स बराबर डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। ठीक है, अब याद करने का तरीका सुनिए कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए एंड तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, लेकिन याद करने का तरीका सुनना, कोई भी एक पेयर चूज कर लीजिए जो आपका मन करे। फॉर एग्जाम्पल हमने पेयर चूज किया एक्स एंड वाई, ये पेयर चूज कर लिया। ठीक है, तो लिखिए डेल एफ, एक को ऊपर रखिए डेल एफ एक्स और दूसरे को नीचे ले आइए, और अगली बार उल्टा कर दीजिए, मतलब डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, याद हो गया। इसी तरीके से वाई जेड पेयर के लिए लिख दीजिए, इसीलिए इसी तरीके से एक्स जेड पेयर के लिए लिख दीजिए, हो गया खल्लास। ठीक है, अभी याद करने का तरीका समझ में आया है ना, बढ़िया तरीका। इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं, आपने पूछा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बच्चों नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? नोट कर लिया तो वाई वाई लिख दीजिए। चलिए नोट कर लिया, ठीक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज़ देखिएगा। यूज़ है, जैसे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जो हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, एक फोर्स है एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, ये फोर्स है, और पूछा गया चेक वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो जो मैंने मेथड बताया है ना बच्चा, उससे ज़रा चेक करके बताओ, अभी अभी जो बताया है कि कंजर्वेटिव होने के लिए दो पेयर आपस में सेम होने चाहिए। हाँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फोर्स कंजर्वेटिव है। देखो क्या लिखा है, इफ़ फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो मैंने बताया है ये होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव पहचानने के लिए ये काम करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस फोर्स को बताइए कंजर्वेटिव है या नहीं है। आ गया है, कंजर्वेटिव है। देखो जरा, ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है पता है, पहले तो एफ एक्स पहचानना सीखो। ये जे कैप है बे, तो ये एफ वाई है, एफ वाई की वैल्यू एक्स।
आई कैप के साथ क्या आता है, एफ एक्स आता है, तो एफ एक्स की वैल्यू वाई। अब सर ने जो बताया था इसमें तो दो ही चीज़ें हैं, जेड तो है ही नहीं, दो ही हैं, तो एक ही पेयर बनेगा। चेक करो, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई निकालो, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई 1 आ गया, चलिए ठीक है। डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, डेल एफ वाई क्या है, ये एक्स है, इसका एक्स के रिलेटिव डेरिवेटिव निकालो, 1 आ गया। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? यदि ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये क्या है, कंजर्वेटिव। कुछ पल्ले पड़ा? चेक करो, कुछ पल्ले पड़ा क्या? प्रोडिजी टेस्ट होगा बेटा, बिल्कुल होगा मनीष, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक करिए वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। एफ इज एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स जे कैप, बताइए कंजर्वेटिव है कि नहीं है, देखते हैं। जेड होता तो सारे चेक करते, तीनों चेक करने पड़ते, चूंकि केवल एक्स वाई था इसलिए एक से ही काम बन गया। एक्स वाई में कितने पेयर बनेंगे, एक ही तो बनेगा। एक्स वाई जेड होंगे तो 3 पेयर बनेंगे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, वरना तो 2 ही बनेगा ना। बताइए कंजर्वेटिव है या नहीं है। अच्छा चलो मैं भी देख ही लेता हूँ यार, ये है एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई, ये है एफ वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, चेक करिए, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, बताइए एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। डेल एफ वाई बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर आएगा, है या नहीं है, बताइए। सबने कहा है, सबने, जितने बच्चे थे सबने कहा कंजर्वेटिव है, तुम्हारी ऐसी की तैसी करूं नालायकों। इसलिए डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। अब तो नहीं है, नहीं है, करोगे करोगे। इसलिए ये फोर्स कैसा है, एफ इज नॉन कंजर्वेटिव। अब बोला जाएगा अब कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। अब तो नहीं नहीं करोगे तुम लोग, सर को देख करके चेंज करते हो बेटा। हाँ चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और, मैंने तो जल्दी में बोल दिया था, पसीना बह रहा है। हाँ चलिए अब देखते हैं जरा कितने लोग बता पाते हैं। एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स आई कैप, चलिए बताइए। एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस वाई स्क्वायर एक्स आई कैप, इसको उल्टा कर दिया। अब देखते हैं अभी भी जल्दीबाजी करते हो कि नहीं करते हो। जरा हम भी तो देखें सर, किस क्या आ रहा है सर। ध्रुव कुमार गोपे ने कहा है सर, चलिए जी हम भी देखते हैं सर। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जो आई कैप के साथ होता है वो होता है एफ एक्स, और जो जे कैप के साथ होता है वो होता है एफ वाई, ठीक है। डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2y(x), और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स कितना आएगा, जल्दी बोलो, 2xy। सिंस डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, देयर फॉर फोर्स इज कंजर्वेटिव। इस बार ये कंजर्वेटिव है, समझ में आया। अगली चीज पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो डेफिनेशन तो मैं नहीं बताने वाला ललूलाल, मतलब मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा, ज़्यादा 3-5 ना करते हुए, और आप इसको एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह ट्रीट करिएगा। मतलब होता क्या है, हमें
बचपन से बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, ये फील दिलाई जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन इसे मैथमेटिकल फंक्शन की तरह पहले पढ़िएगा, फिर बाद में अपने आप फील को डेवलप होने का मौका दीजिएगा। तो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स इज नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, सबसे पहली चीज़। अब आते हैं, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ना हो करके डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट थिंग बेटा। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, और क्या है तो जरा देखते हैं। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है इट इज इक्वल टू, मैथमेटिकल है प्योर, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, थोड़े बड़े हो जाओगे तब ये भी मैं समझा पाऊंगा आपको कि ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं वो भी समझा दूंगा। फिलहाल तो अभी सिर्फ ये जान लीजिए, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, दैट मीन्स change in potential energy बच्चों, change in potential energy is only defined for system of particles। ऐसा क्यों बच्चों? system of particles क्यों? it is not defined for a particle, it is not defined for a particle। एक पार्टिकल के लिए डिफाइंड नहीं है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसका वर्क है जरा देखो, गौर फरमाओ जरा। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर केवल एक पार्टिकल को सिस्टम लोगे तो इंटरनल फोर्स का कोई मतलब होगा बच्चों? इंटरनल फोर्स तो तभी होगा जब कम से कम दो पार्टिकल हों, तभी आप कह पाओगे ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। याद करो, इंटरनल फोर्स की मैंने डेफिनेशन क्लास में बताई थी। इंटरनल फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके एक्शन और रिएक्शन वो दोनों ही सिस्टम के ही पार्टिकल पर लग रहे हो। एक्शन और रिएक्शन दोनों होने के लिए कम से कम दो पार्टिकल तो होने ही चाहिए, अदरवाइज कैसे बन पाएगा काम? क्लियर? दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एस पर ध्यान दीजिए, पार्टिकल्स में। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और इंटरनल फोर्स साथ ही साथ होना कैसा चाहिए बच्चों? होना कैसा चाहिए? कंजर्वेटिव होना चाहिए। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो उसके लिए आप डिफाइंड नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स इफ internal force is non-conservative, then we cannot define change in potential energy। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर दिस टाइप ऑफ फोर्स। सर कोटा में स्मार्टफोन लाओ या नोकिया वाला? सर कंफ्यूजन है। देख भाई, मेरे हिसाब से तो नोकिया वाला ले आओ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो अब जरा मैथमेटिक्स बता रहे हैं आपको। मान लीजिए किसी ने कहा ये है
एक पार्टिकल, ये है दूसरा पार्टिकल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है F1, ये लगा रहा है F2, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस हो गया DR1, ये डिस्प्लेस हो गया DR2, ठीक, क्लियर। तो बताइए वर्क डन कितना होगा, कल की क्लास में बताया था या उससे पहले की क्लास में बताया था, मैं याद दिला देता हूँ। वर्क डन फाइनली आता है कि अगर मैं मान लूँ F1 बराबर -F2 तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है बच्चों, ये पूरा सिस्टम है मेरा, है ना, ये पार्टिकल है, उसके इस सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स F1 और F2 लगा रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ से F1 बराबर -F2 होगा, मान लेते हैं ये F के बराबर है, ठीक बच्चों। रोने तुमने गलत बताया, जल्दीबाजी की है। ये आता है FDR12 बच्चों, अगर याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में ये बात आपको समझाई थी, ठीक। नाउ इफ F इज कंजर्वेटिव, F इज कंजर्वेटिव, तो हम पता है क्या कहेंगे, हम कहेंगे, ध्यान से सुनना, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू these displacements potential energy of system increases by amount कितना बोलो बच्चों, इसको increases को du सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, -dw, दैट इज F -F.dr12, ठीक। ये ऊपर देख लीजिए भाई, मैंने इसको ऊपर कर दिया, नोट कर लीजिए भाई जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है, F.dr12, ठीक, इसका नेगेटिव DO। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों, नोट कर लिया, मैं अगले पेज पर जाऊं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं बच्चों, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में ये बात भी बताई थी कि इंटरनल फोर्स का वर्क जो कि होता है F.dr12, ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, कुछ याद आया आपको। इस कारण से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, क्या है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, is independent of choice of reference frame, ठीक है बच्चों। चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे ये बात पहले से ही प्रूफ कर चुका हूँ, उस प्रूफ को देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी से फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होती ना बाबू हार्दिक शर्मा, तो उसके बारे में हम बात क्यों करेंगे, ठीक। चलिए अगली चीज देखने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी लोग कैसे डिफाइंड करते हैं ऑफ अ सिस्टम। ऑफ अ सिस्टम, बेटा नहीं पता, 20 फरवरी वाले बैच में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पता, मैं पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, क्यों नहीं पता होता ये बात भी बता चुका हूँ। सर ये वर्क एनर्जी चैप्टर इतना मैथमेटिकल क्यों है, फिजिक्स कम है इसमें, नहीं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स है इसमें, तो आप सुनते जाओ, इसमें तो बहुत अच्छी फिजिक्स है, इंटरनल फोर्स का वर्क फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, हम इस चैप्टर में केवल तभी बात करेंगे जब h जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत छोटा हो, हाइट बहुत छोटी हो, ठीक है।
तो ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमारा सिस्टम बताइए, किस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा सिस्टम है पार्टिकल प्लस अर्थ। क्या है सिस्टम? पार्टिकल प्लस अर्थ, ये सिस्टम है बच्चों, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। इस पर फोर्स अर्थ के फ्रेम में गए, इन फ्रेम ऑफ अर्थ, इन फ्रेम ऑफ अर्थ, इन फ्रेम ऑफ अर्थ, अर्थ के फ्रेम में यदि मैं गया तो अर्थ किस पर आ जाएगी? रेस्ट पर। अर्थ आ गई रेस्ट पर, ठीक है बच्चा। अब मैं इसको h हाइट ऊपर ले जा रहा हूँ, जो बहुत स्मॉल है, इसलिए मैं g को कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg और मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ऑन अर्थ, अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। अर्थ किस पर है बच्चों? रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब निकालो वर्क डन बाय mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल। चलिए पार्टिकल पर बताइए बच्चों, बताइए बताइए बताइए। सरप्लस पे जो कोटा से क्लास आती है उनकी ELP अपलोड नहीं हुई किसी भी कोर्स में, प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। आज रात को मीटिंग है, आप अपने टीचर्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वो कम्युनिटी ऐप में जा कर के अपलोड कर देंगे, ठीक है। ठीक, वर्क डन बाय mg ऑन पार्टिकल। ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पार्टिकल पर देखो। पार्टिकल को आप किधर ले जा रहे हो बच्चों? ऊपर ले जा रहे हो। अच्छा, फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर। बोलो नेगेटिव वर्क होगा या पॉजिटिव? तो वर्क होगा नेगेटिव और ये आएगा माइनस mgh। आ रहा है कि नहीं आ रहा? पार्टिकल पर कितना आ रहा है? जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स का माइनस mgh है, क्योंकि अर्थ पर जीरो है, अर्थ पर जीरो है और पार्टिकल पर माइनस mgh है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। गुरुजी ने कैसे डिफाइन किया है? डेल्टा यू बराबर क्या बताया था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। यदि बच्चों मैं अर्थ और पार्टिकल को सिस्टम ले रहा हूँ, यदि मैं अर्थ और पार्टिकल को सिस्टम ले रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पर mg और इस पर mg ये इंटरनल फोर्स होंगे, होंगे ना भाई? ठीक। अब अगर ये इंटरनल फोर्स है और कंजर्वेटिव भी है तो अर्थ पर वर्क जीरो, पार्टिकल पर माइनस mgh और यही टोटल वर्क आ गया। इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? mgh। सर ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज हो जाता है हाइट के साथ, इसलिए हम लोग हाइट को वेरी वेरी लेस करके सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया? u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर mgh। u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर mgh। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ u इनिशियल है और आप h हाइट ऊपर गए, तो u इनिशियल से mgh ज़्यादा होगी। u इनिशियल से mgh ज़्यादा होगी। क्लियर? ये इसका मतलब है। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो वेल डिफाइंड है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है ना बच्चों। तो कैसे डिफाइन करते, जरा देखना ध्यान से। कहते हैं इफ u इनिशियल इज जीरो देन u फाइनल इज mgh। समझ में आई बात? इफ u इनिशियल, अगर मैं u इनिशियल को जीरो मान लूं, क्योंकि डिफाइंड नहीं है, कुछ भी मान सकता हूं, तो जीरो मान ली, तो u फाइनल कितना हो जाएगा? mgh, क्योंकि ये तो वेल डिफाइंड है, एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी जो तुम दौड़ते हो, जो कॉमन लैंग्वेज में एनर्जी वर्ड यूज होता है, ये वो एनर्जी नहीं है। फिजिक्स में इस एनर्जी का मतलब प्योर मैथमेटिकल है बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर किसी ने कहा गुरुजी ये एक लाइन है, इस बार किसी ने कहा गुरुजी ये बताइए मैंने इसको जीरो माना,
मैंने इसको 0 माना, ऊपर वाले को, तो बताइए ये क्या होगा। मैंने कहा भैया यहां से यहां जाने पे बढ़ रहा है mgh, बढ़ रहा है mgh, ध्यान रखिएगा। तो बोलिए यहां तब तो बढ़ने के बाद 0 होगा, यानी कि ये कितना होगा, -mgh। क्लियर, समझ में आ गई बात। किसी ने कहा ना सर मेरा मन है यहां पर 10 जूल मानने का, तो आप यहां पर एनर्जी क्या बोलोगे, 10 माइनस mgh। कि सर मैं कहा क्या कि यहाँ का 20 जूल मानने का मन है, मैं कहा मान ले भाई, क्योंकि डिफाइंड नहीं है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो लेकिन हाँ, अगर एक जगह तूने 20 जूल मान ली तो अब तू फंसेगा, क्योंकि चेंज डिफाइंड है। तो यहां पर तुझे 20 प्लस mgh ही बोलनी पड़ेगी बच्चा पार्टी, और कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास। क्या है बच्चों, समझ में आई बात। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रख लीजिए, एक चीज ध्यान रखिए कि आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जान लीजिए, जेई में, इन जेई डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ potential energy of a particle means potential energy of particle plus earth। ध्यान रखिएगा, जेई में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब पार्टिकल प्लस अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स याद दिलाता हूं, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम। अब यहां स्प्रिंग प्लस ब्लॉक्स हैं, अगर एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक हैं, कितने भी ब्लॉक हैं, सबको शामिल कर लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, प्लीज मेक सेंस सीरीज फॉर जेई एडवांस ऑन यूट्यूब। देखिए जरा ध्यान से, ये एक स्प्रिंग, याद करें, इसका फोर्स लगाया हमने, खींचा इसको, इनिशियल इलोंगेशन x1 है, फाइनल इलोंगेशन x2 है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। चलिए वर्क डन बताइए, वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब मैं स्प्रिंग हो गया इंटरनल फोर्स क्योंकि सिस्टम में शामिल है, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। मैंने कहा था रट्टा मार लेना, बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड होती है, डेल्टा यू इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, याद आया, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा डिफाइन किया है और स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव है, सेंट्रल फोर्स की तरह होता है ना, इसलिए कंजर्वेटिव होता है। सेंट्रल फोर्स की तरह क्यों होता है, अरे भैया एक्स पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एल प्लस एक्स मतलब रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, और हमेशा रेडियस के अलोंग ही है, इसलिए सेंट्रल फोर्स है, इसलिए कंजर्वेटिव है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो डेल्टा यू इसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन करें, माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, ये किसके बराबर बच्चों, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जरा देखो जरा ध्यान से, इसको निगेटिव करना है भाई, साइन है ना, निगेटिव लगाना है, तो ये कितना आ गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। क्या डिफाइंड है बच्चा पार्टी, डिफरेंस। क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, नहीं तो ध्यान से सुनना, लोगों ने कहा यार डिफाइन कर दो ना, ऐसे ही मन कर रहा है, कुछ मान लो, जैसे अभी आपने माना था, मैं कहा बिल्कुल ये लीजिए, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट वेयर एक्स इज डिफॉर्मेशन। मैं कहा इससे क्या हो जाएगा, मैं कहा वैल्यू रख के देख लो। हाँ, जब इनिशियल जब इलोंगेशन फाइनल था, एक्स फाइनल था, तो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, जब डिफॉर्मेशन इनिशियल था तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस लीजिए, प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब
आप ये पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू ले लो, जो आपका मन करे हो, ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन फिजिक्स। क्लियर? तो बताओ अच्छा कांस्टेंट की सबसे अच्छी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब कुछ भी ले सकते हैं, ये फ्रीडम हमें दे दी गई कि हम कुछ भी ले सकते हैं, तो सबसे अच्छी वैल्यू बता सकते हो? सर आप क्या 2024 एस्पायरेंट्स को जो 11 से 12 मूविंग है उनको प्लस पर हाइब्रिड मोड में पढ़ाएंगे या फिर नॉर्मल पेन टैप एंड स्टाइलस वे में? प्लीज़ री एक्सप्लेन। ओके ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। अगर मैं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी मान लूँ पोटेंशियल एनर्जी को, बच्चों ध्रुव जीरो कह रहा है, आर्यन राज जीरो कह रहा है, अबे मैं क्या जीरो, क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ पूछा था क्या जीरो हीरो के लिए? हाँ, सी की वैल्यू जीरो, ओके वो बाद में बताऊंगा। देखो जरा, यू फाइनल अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर प्लस सी। यू इनिशियल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर प्लस सी। अब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ गया? देखो चेक करो, क्या वही आ रहा है जो लिखा है मैंने? हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। चेक करिए, सेम है, सेम है। और डिफाइंड क्या है? यही डिफाइंड है। अगर जो डिफाइंड है वो सही आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया है। बाकी ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसा हो ताकि जो डिफाइंड है वो सही आए, और चेंज डिफाइंड है और वो सही आ रहा है, बस होगी बल्ले बल्ले। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू, हाँ तो मैं आगे बात करता हूं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। मैं क्या कहने जा रहा हूं कि सी की अच्छी वैल्यू क्या होगी, सबसे सुंदर वैल्यू, तो सी की वैल्यू जीरो होगी। तो इन जनरल, मतलब कस्टम बोल सकते हो, कन्वेंशन बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर ली जाती है। क्या एज्यूम करके? एज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट एनएलपी, नेचुरल लेंथ पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को यदि जीरो मान लें, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू को जीरो मान लें, तो समझ में आ गई बात? ये कन्वेंशन है, मतलब आपको नहीं दिया जाएगा तो भी आपको ये मानना है बच्चों। ठीक है, ये कन्वेंशन है, या इसको कस्टम बोल दो, मैं तो कहता हूं इट इज कस्टमरी, ये कस्टम है। ठीक है, ये आपको मानना है। ठीक, बढ़े आगे बच्चों। तो हम ये बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, केवल इतना बोल देते हैं। अब कस्टम क्या है? कस्टम ये है कि एनएलपी पे जीरो माना है। एंड रेस्ट न्यूक्लियस टीम, राइट नाउ आई एम स्टडिंग फ्रॉम नितिन सचान सर एंड रेस्ट न्यूक्लियस टीम। पढ़ो भाई, मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया बेटा प्लस का, सीरियसली बोल रहा हूँ बच्चा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको एक प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिकल, सर सेंटर ऑफ मास प्रोबेबली कब तक स्टार्ट हो जाएगा? मैं आज पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी हो जाएगा, तो मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 3 लेक्चर बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक, क्या होता है साहब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल? ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग। पहली बात तो आपको ये दिमाग में आएगा कि यार ये मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो हम गुरुजी बाद में पढ़ेंगे, पहले मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमें ये बता दीजिए। बड़ी मज़ेदार इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पता है? कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड करे इसलिए मैकेनिकल एनर्जी टर्म बनाया गया। वो थोड़ी देर में, मतलब तुम मेरे साथ तुम पढ़ते रहोगे तो आगे चल करके भी इसको बताऊंगा, डिटेल स्टोरी है थोड़ी। अभी तो फिलहाल छोटी सी चीज़ है, ध्यान से देखना। हमने पढ़ा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज 0 and
ऑल द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ज़ीरो है और सारे इंटरनल फोर्सेस का वर्क, ऑल द इंटरनल फोर्सेस जो कैसे हैं कंजर्वेटिव हैं, तो ये क्या बचेगी इक्वेशन, ये बचेगी वर्क डन बाय इंटरनल बराबर डेल्टा के, लेकिन ये कंजर्वेटिव है तो इसका नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर। तो चिपका दो यहाँ पर जरा, तो ये आ गया माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा के। इसको लिख सकता हूँ डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर ज़ीरो। फिर इसको लिख सकता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर ज़ीरो। फिर इसको लिख सकता हूँ यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर ज़ीरो। यू फाइनल प्लस के फाइनल इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल का डिफरेंस है ज़ीरो। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। कब? वैन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ज़ीरो हो एंड ऑल इंटरनल फोर्स कैसे हों, ऑल इंटरनल फोर्स कैसे हों, बोलो, आर कंजर्वेटिव बच्चों। तो ये सच्ची बात है, अदरवाइज सच्ची नहीं है। तो अगर इंटरनल फोर्सेस सारे के सारे कंजर्वेटिव हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ज़ीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कब कंजर्व रहेगी, जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ज़ीरो होगा, एक्सटर्नल वर्क फोर्सेस का वर्क ज़ीरो होगा और सारे इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे। ठीक है, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात? क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूं? ठीक, अब इस स्टेटमेंट को मैं लिखवा देता हूं। इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कंजर्व रहेगी का मतलब है कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी हर समय। हर समय कांस्टेंट रहने का मतलब कंजर्व रहना। इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज ज़ीरो एंड all internal forces are conservative, then mechanical energy हाँ हार्दिक, बात हुई है तुम्हारे बारे में, लेकिन मुश्किल हो पा रहा है तुम्हारा एसआरजी में होना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज समेशन ऑफ के एंड पी ई remain conserved। हाँ बेटा, अच्छे क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे देखा करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो शिवम कुमार। ठीक है, आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये है वो स्टेटमेंट जिसको मैं इतनी देर से बताने का प्रयास कर रहा था। अब आते हैं, बात करते हैं कि सर मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स भी प्रेजेंट है और सारे इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? उस केस में क्या स्टेटमेंट होगा? मैं कहा उस केस की भी तैयारी है। मान लीजिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन ज़ीरो, ठीक है, वो कर लेते हो शिवम? जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द वीक डाला है, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक डाला है, वो आपने कर लिया। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर नॉन ज़ीरो, ठीक है, और फोर्सेस एच एन का मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा, कर लिया। उसका आंसर क्या आया शिवम कुमार? डब्ल्यू इंटरनल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया,
W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, W इंटरनल नहीं, ये आंसर कहाँ है उसका? मैं अभी जो क्वेश्चन पूछा हूँ मैग्नेटिक फील्ड वाला वो देखो, W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, W इंटरनल कंजर्वेटिव, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो अब पता है क्या आएगा बच्चों, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस W इंटरनल कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा यू, तो W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव बराबर ये माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, तो ये उस साइड गया, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के विच इज़ इक्वल टू बच्चों डेल्टा ई, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो एक स्टेटमेंट सुनिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है और इंटरनल फोर्स भी मौजूद है नॉन कंजर्वेटिव वाले, तो सर क्या होगा? तो आप बोलेंगे उस केस में एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क का समेशन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखेंगे, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आएगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो करीब 3 लेक्चर हमको लगेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए टाटा बाय बाय।